स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं सोनिया शर्मा। शाम के ठीक 6 बजे है और ये वक्त आपके साथ दिन भर की खबरों को साझा करने का रहता है। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की जो बड़ी अपडेट्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। एक चुनाव एक देश पर केंद्र की पार्लियामेंट्री कमेटी इन दिनों शिमला में है और सत्ता पक्ष और विपक्ष से अहम सवाल इस मुद्दे पर पूछे जा रहे हैं। पूरे मामले की आपको जानकारी देंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि शिक्षा विभाग में सरप्लस टीचर जो है अब ट्रांसफ़र होंगे और किन स्कूलों की ये बात हो रही है ये भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही यूपीएस में अब केंद्र ने यूपीएस को और मजबूत कर दिया है और इसमें डीजीआरजी सिस्टम को अब लागू करने जा रही है सरकार, केंद्र सरकार। तो ये बात भी आपको बताएंगे और इसके साथ ही शिक्षा विभाग और अन्य विभागों से जुड़ी अपडेट्स भी आपको देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत मौसम की खबर से कर लेते हैं। अगले 2 दिनों में मॉनसून हिमाचल पहुंच जाएगा और मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान लगाया है कि मैदानी इलाकों सहित पहाड़ी इलाकों में प्री मानसून की हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने 20 से 25 जून के बीच राज्य के निचले हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो 21 से 23 जून के दौरान ऊना और बिलासपुर जिला ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश होगी। वहीं 22 जून को भी प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी वर्षा का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में गर्मी से राहत मिलने वाली है और ये मौसम से जुड़ी अपडेट्स हम आपको के लिए लेकर आए थे। अगली जो जानकारी है वो शिक्षा विभाग से जुड़ी है। दरअसल प्रदेश के स्कूलों में जमा 1 और जमा 2 कक्षा में सरप्लस जो स्टाफ है विभिन्न विषयों का लेक्चरर की हम बात कर रहे हैं, उन्हें अब ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये जानकारी हम आपको देंगे कि इसमें ज़्यादातर जो स्कूल है वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, वहाँ पर बच्चों की जो एनरोलमेंट है वो ऐसी पाई गई है कि जहाँ पर बच्चे बहुत कम है और जो टीचर्स है संबंधित विषयों के लेक्चरर्स है वो सरप्लस है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने ये माना है कि जो तय मानक किए गए हैं रेशो के हिसाब से, स्टूडेंट रेशो के हिसाब से, उसके हिसाब से जो टीचर्स की संख्या है वो ज़्यादा है इन स्कूलों में। तो ऐसे में इन सभी स्कूलों का 2 दिनों के भीतर डाटा मांगा गया है और इसमें आपको जानकारी दे कि इसमें जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो भी तय की है। जैसे जमा 1 और जमा 2 कक्षाओं की बात करें तो 100 संख्या पर इसमें कहा गया है कि 1 शिक्षक होना चाहिए प्रति विषय। वहीं 101 से 200 के बीच 2 शिक्षक, 201 से अगर 300 के बीच बच्चों की संख्या है तो 3 शिक्षक और उससे ऊपर 301 से 400 के बीच अगर शिक्षक बच्चे हैं तो वहां पर 4 शिक्षक जो है प्रति सब्जेक्ट होने चाहिए। ये जो मानक है, नियम है, ये शिक्षा विभाग की ओर से तय किए गए हैं। लेकिन प्रदेश के कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां पर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बच्चे हैं नहीं सब्जेक्ट्स में और जो टीचर्स है वो 2 से 3 है। तो ऐसे में ये जो सरप्लस आंकड़ा है ये शिक्षा विभाग ने मांगा है, इसकी डिटेल मांगी गई है और ये भी कहा गया है कि इन्हें फिलहाल जो है पदों को पूल में रखा जाएगा, लेकिन जहां पर भी ज़रूरत के हिसाब से टीचर्स की ज़रूरत है वहां पर इन शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेक्चर की हम आपसे बात कर रहे हैं और इसमें जिलों के डिप्टी डायरेक्टर्स को ये कहा गया है कि 2 दिनों के भीतर इन सभी शिक्षकों का जो डाटा है वो प्रोवाइड शिक्षा विभाग करवाए ताकि जहां पर ज़रूरत है बच्चों को टीचर्स की उन्हें अवेलेबल सब्जेक्ट वाइज वो टीचर्स मिल सके। इसके साथ ही अगली जो जानकारी है वो एचपीयू से जुड़ी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 5 साल के BLLB कोर्स के लिए मेरिट सूची जारी कर दी है और इसमें मेरिट सूची के हिसाब से 25 जून तक फीस जमा करने के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स को इसमें 25 तारीख का समय दिया गया है। सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज 2 तरह की सीटें इसमें आवंटित होगी और इसमें अगर सब्सिडाइज सीटों की मैं बात करूं तो 36,500 उनके लिए फीस तय की गई है और इसके साथ ही नॉन सब्सिडाइज की बात करूं तो उसमें 54,140 प्रति सेमेस्टर बच्चों को फीस चुकानी होगी। 25 जून का ये फीस जमा करने का समय दिया गया है और छात्रों को इसमें ऑनलाइन ही फीस जमा करवानी होगी और जो इससे संबंधित पूरी जानकारी है वो कल प्रिंट शेप में भी आप पढ़ सकते हैं दिव्य हिमाचल में। साथ ही छात्र जो है अपनी सुविधा के लिए एचपीयू की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली जानकारी आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी ही हम देना चाहेंगे। दरअसल प्रदेश के स्कूलों में ऐसे जेबीटी शिक्षक जो अनुबंध पर सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए एक बड़ा ऑर्डर शिक्षा विभाग ने किया है और इसमें ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो जेबीटी टीचर्स अभी लगे हैं और रेगुलर नहीं है उनकी ऐसी शिकायतें मिल रही है कि वे स्कूलों में अननेसेसरी अवकाश जो है वो ले रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने उनके लिए साल में छुट्टियाँ जो है फिक्स करी है, चाहे उसमें मेडिकल लीव हो, इमरजेंसी
लीव हो, लेकिन उसके बावजूद भी इन छुट्टियों के साथ साथ अन्य जो अननेसेसरी छुट्टियां हैं इन शिक्षकों को मिल रही है। अपने लेवल पर ही डिप्टी डायरेक्टर और स्कूल जो प्रबंधन है इन्हें छुट्टियां दे रहा है। तो इन सभी शिकायतों पर अब बड़ा एक्शन शिक्षा विभाग ने लिया है और इसमें कहा गया है कि जो छुट्टियां फिक्स की गई है प्रति कैलेंडर वर्ष में, जैसे कि 12 दिन के आकस्मिक अवकाश इनको मिलता है, 10 दिन की इनको मेडिकल लीव मिलती है, 5 दिन की इनको स्पेशल लीव मिलती है, तो इन छुट्टियों को ही इन्हें दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर स्पेशल इमरजेंसी में इनको कोई छुट्टी लेनी पड़े तो इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय को भेजना जरूरी बताया गया है। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है और इनका ये कहना है कि ये जो छुट्टियां हैं इमरजेंसी में नहीं ले जा रही है, मन मर्जी से छुट्टियां दी जा रही है, तो इससे बच्चों की जो पढ़ाई पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो अब शिक्षा विभाग ने ये साफ किया है कि जो भी जेबीटी टीचर अभी कॉन्ट्रैक्ट पे है उन्हें जो साल की फिक्स छुट्टियाँ मिलती है वे ही छुट्टियाँ वो ले सकेंगे और अन्य छुट्टियों के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो ये जो आवेदन है वो शिक्षा निदेशालय की बिना स्वीकृति के मान्य नहीं होगा। तो ये बड़ा ऑर्डर आज जेबीटी शिक्षकों के लिए किया गया है और इसके साथ ही उन छात्रों के लिए भी राहत की खबर है जो अब एमबीए कोर्स करना चाहते हैं। इग्नू से एक बड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल एमबीए कोर्स करने वाले छात्रों के लिए अब एक नया सुनहरा मौका है कि वे हिंदी में अब एमबीए कर सकते हैं। इग्नू ने अपने यहाँ ये कोर्स शुरू करने जा रहा है और इसी सत्र से ये सुविधा बच्चों को मिल जाएगी। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ई कुंभ परियोजना के तहत ये जो है AICTE के साथ मिलकर इस तरह का कोर्स शुरू किया जा रहा है और इसका मकसद इंडस्ट्रियल जरूरतों को पूरा करना है, मातृभाषा को मजबूत बनाना है और इसमें पहली बार इस तरह के कोर्स की शुरुआत जो है इग्नू करने जा रहा है। इसकी जो पूरी जानकारी है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और इसके साथ ही आपको जानकारी दे तो एमबीए जो पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी में सिलेबस भी जो है वो जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे कि जो भी इंटरेस्टेड है एमबीए कोर्स करने में स्टूडेंट, वो अब इग्नू के माध्यम से हिंदी में एमबीए कोर्स कर सकते हैं। अगली जानकारी कर्मचारियों से जुड़ी हम आपको देना चाहेंगे। दरअसल यूपीएस को अब और मजबूत केंद्र सरकार करने जा रही है। जी हां, केंद्र सरकार ने एनपीएस की जगह विकल्प के तौर पर अब यूनाइटेड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने की बात कही है और इसमें भारत सरकार के कार्मिक और पेंशन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके यूपीएस में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी देने का फैसला किया है। डीसीआरजी यानी लागू होगा और ये नोटिफिकेशन ये भी कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी यूनाइटेड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को ऑप्ट करेंगे उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी यानी एनपीएस रूल 2021 के तहत डीसीआरजी मिलेगा। हिमाचल सरकार ने एनपीएस के कर्मचारियों के लिए अलग से ऑर्डर जारी कर डीसीआरजी की व्यवस्था की थी, लेकिन अब यहाँ ओल्ड पेंशन हालांकि लागू कर दी गई है और जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारी एनपीएस से बचे हैं उनको यूपीएस में आने का विकल्प देने को कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी यूपीएस से जुड़ी हम आपको दे रहे थे। इसके साथ ही अगली जानकारी की बात करें तो एक देश एक चुनाव का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है और इसके लिए हिमाचल जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन दिनों पहुंची हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जो है कमेटी से कुछ सवाल किए हैं। शिमला के एक निजी होटल में ये टीम जो है ठहरी है और यहाँ पर सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों से सवाल किए गए हैं। इस मीटिंग के बाद कहा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है, वे पार्टी के तौर पर इसका विरोध करते हैं, लेकिन यदि बात लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की है तो उन्होंने अपने कुछ सजेशन भी कमेटी को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उपचुनाव 1 साल के भीतर होने चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा का अगला टेन्योर क्या होगा ये भी उन्होंने पूछा है। इस पर भी जो है कमेटी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही उन्होंने नए कानून की अपॉइंटमेंट डेट या जो 2019 है तो उसको 2034 के चुनाव से पहले 2032 में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 साल का क्या होगा ये भी कमेटी से सवाल पूछा है। वहीं बात अगर करें बीजेपी की तो बीजेपी ने हालांकि इस चुनाव प्रणाली का समर्थन किया है और इसमें जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है आज देश की ज़रूरत है, ऐसा बीजेपी पार्टी मानती है। इनका ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में लिया जाने वाला सबसे बड़ा फैसला है और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि एक ही समय में लोकसभा, विधानसभा और शहरी निकायों के साथ साथ पंचायती राज के इलेक्शन होंगे, जो कि बहुत सही फैसला है। और अब ये समय आ गया है कि राष्ट्र को एक चुनाव शुरू करके देश के विकास में अपना जो सहयोग है
वो देना चाहिए। तो ये बड़ी बात इन दोनों पार्टी के नेताओं ने आज कही है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के जो सुझाव है वो भी कमेटी ने लिए हैं। और इसके साथ ही कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मीडिया से एक बातचीत भी की और उन्होंने ये कहा है कि पूर्व की जितनी भी सरकारें आई है पार्टियां, उन सभी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वो समर्थन करती है। इससे देश को फायदा होगा और जहां भी कमेटी जा रही है वहां पर सिविल सोसाइटियां 100% इसके समर्थन में है। उन्होंने कहा है कि इस कानून को पारित करने के लिए उपस्थित सांसदों में से 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। जिस तरह से लोग इस कमेटी का इस एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि देश की सबसे पुरानी जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इसके समर्थन में आएगी। वहीं ज्वाइंट कमेटी के सदस्य के तौर पर अनुराग ठाकुर जो है वो शिमला आए हैं और उन्होंने सुक्खू सरकार पर तंज कसा है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने आपदा के समय हिमाचल सरकार की काफ़ी मदद की है। 2006 करोड़ अब तक जो है राहत राशि मिल चुकी है, लेकिन हिमाचल सरकार के हाल ऐसे हैं कि उन्हें चाहिए भी केंद्र से और सरकार का धन्यवाद भी वो नहीं करना चाहते। ये तंज उन्होंने कसा है सरकार पर। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आपदा के समय 93,000 मकान मंजूर करके केंद्र सरकार ने ही दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जो है हिमाचल का ध्यान रखते आए हैं। इसके साथ ही अगली जानकारी की बात करें तो आज मंत्री और उनके बेटे की एक सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की बात हम करना चाहेंगे। दरअसल कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और उनके बेटे पूर्व CPS नीरज भारती सोशल मीडिया पर ही आपस में भिड़ गए हैं। पूरे मामले की आपको जानकारी दे कि इस्तीफों की बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, जिसे हालांकि आज कृषि मंत्री ने मीडिया से बातचीत करके क्लियर कर दिया। इससे पहले कल शाम देर रात उनके बेटे CPS जो नीरज भारती है, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी मंत्री के इस्तीफे को लेकर, लेकिन मंत्री ने ये मीडिया से कहा है कि इस्तीफा जैसी कोई बात नहीं है। ये मामला जो है एक ट्रांसफर से जुड़ा था, जिसे अब सॉर्ट आउट कर दिया गया है, मुख्यमंत्री से भी कह दिया गया है। वहीं कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालांकि जो उनके पुत्र है वे काफ़ी नाराज दिखे, उनके बयानबाजी जो है उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही मंत्री जो उनके पिता है उनके व्यवहार की निंदा की है। हालांकि राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर अभी कोई विवाद नहीं आया है और जो ये सोशल मीडिया पर उनकी जो पोस्ट है वो लगातार वायरल भी हो रही है। अगली जानकारी की बात करेंगे जो एक घटना बिलासपुर में हुई है। दरअसल बिलासपुर जिला का एक कंदरौड़ पंचायत का घुमाड़ी चौक का एरिया है, वहाँ का जो निवासी है आर्यन चंदेल, जिसकी उम्र 23 साल है, जर्मनी में ये रहता था लेकिन रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया। 15 जून से लेकर अभी तक आर्यन का कोई अता पता नहीं है। परिजनों का ये कहना है कि 15 जून को फादर डे था और उस दिन उसकी अपने पिता से बात हुई थी। आर्यन ने फादर डे पे उन्हें विश भी किया, लेकिन उसके बाद फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। हालांकि उसी दिन देर शाम 30 सेकंड की वीडियो कॉल में उसने अपने चाचा से बात की आर्यन ने, लेकिन इस दौरान वो बोट में जो है वो झील में तैर रहा था और इस दौरान जो है झील में गिर गया। काफ़ी जंगल वाला वो एरिया था और उसके बाद वो लापता हो गया। परिजनों ने उसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है। आर्यन के पिता का कहना है कि इनके पिता का नाम विचित्र सिंह चंदेल है और उन्होंने उपायुक्त और SP बिलासपुर को बेटे की तलाश के लिए कहा है और केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है। उनका ये कहना है कि वहाँ पर जंगल का एरिया था। हालांकि जो है आर्यन को तैरना भी आता है, उसके बावजूद भी जो है वो कहाँ रहस्यमय परिस्थितियों में गुम हो गया, इसका कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। परिजन बेहद परेशान है। 23 साल इस युवक की जो है वो उम्र बताई जा रही है। मंडी में एक प्रदर्शन की आज बात करेंगे। ठेकेदारों ने बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया है और सरकार के खिलाफ जो है वो नाराजगी दिखाई है। दरअसल ठेकेदारों का ये कहना है कि पिछले 2 सालों से उनका भुगतान जो है वित्तीय भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया है। 600 करोड़ के आसपास की ये राशि है जो पेंडिंग है अभी सरकार के पास और इस कारण जो उनके कामगार है 5 लाख जो कामगार है उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। ठेकेदारों का ये भी कहना है कि कामगारों का वो बोझ नहीं उठा सकते और ऐसे में सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जितने भी पेंडिंग काम के पैसे हैं, वित्तीय भुगतान है, उन्हें दिया जाए। और इसके साथ ही इंजीनियर चीफ PWD से भी उन्होंने आग्रह किया है कि ये जो देनदारियां है उसका भुगतान ठेकेदारों को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि अब वो कामगारों का जो उनके यहाँ काम करते हैं उनका बोझ नहीं उठा सकते। 600 करोड़ का जो ये वित्तीय भुगतान है अभी सरकार के पास पेंडिंग है। अंतिम जानकारी की बात करेंगे। युवा कांग्रेस ने
उन्होंने आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पुतला फूंका है। दरअसल पांवटा साहिब में युवा कांग्रेस ने एक विरोध किया जिसमें उन्होंने नारेबाजी भी की और जयराम ठाकुर का जो है वो पुतला जलाया। इन्होंने इसमें जो है जो चेयर कर रहे थे मनीष ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने गंभीर आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर लगाए हैं और कहा है कि वे मंच पे धमकाने की अमर्यादित भाषा बोलते हैं, लोकतंत्र को रौंदने की कोशिश करते हैं, जिसे युवा कांग्रेस अब नहीं बर्दाश्त करेगी, चुपचाप से नहीं बैठी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि जो नेता खुद घोटाले में फंसे हैं वे अब नैतिकता की बातें करते हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि हिमाचल की गरिमा को भी उससे ठेस पहुंची है। तो युवा कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन आज पांवटा साहिब में देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट्स, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।